अब मिनिमाइज करो इसे। लास्ट क्लास में परमोटेशन में काफी बच्चे गायब थे, है ना? हितेश, परमोटेशन नहीं लिया था ना बेटा लास्ट क्लास? उजेर, क्या बात है भाई, लास्ट क्लास में परमोटेशन में क्या था? लगा तो था बेटा, लास्ट क्लास में मैथ की क्लास लगाई थी तो मैंने, जिसमें मैंने पूरा चीज A to Z बेटा आप लोगों को परमोटेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन पढ़ा दिया था, जहां वोवेल्स कॉन्सोनेंट को एक साथ रखने का था। उसके बाद सर्कुलर परमोटेशन करा दिए थे, उसके क्वेश्चंस करा दिए थे, और परमोटेशन कॉम्बिनेशन के असाइनमेंट आपको दे रखे। तो उस असाइनमेंट में परमोटेशन के सारे टॉपिक्स आप बना लोगे, आप अब आपके बन जाएंगे। सॉल्व किया आप लोगों ने? सानिया, पलक, अमन, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं होता है मुझे सेंड करो। हाँ, ला दिखा दो। उसके बाद जो जैसे अभी आपको केतन सर ने पूरा बता के दे दिया है, बढ़िया, बंद कर दो। केतन सर ने आपको दे रखा है, उनका भी हर एक टीचर का नंबर आप सबके पास अवेलेबल है। बायो वाले सर मैम का है, केमिस्ट्री वाले सर का नहीं है तो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। सारे चीज, हर एक चीज को करो, एक साथ काम कीजिए, अपने आप बन जाएगा, कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा, है ना? कौन सा क्वेश्चन है बेटा? देख, एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, मुझे बताना। हाँ, आप कौन है? मैं शिवांगी, एरो ऊपर करो। अरे एरो ऊपर करो, माउस को हिलाओ इधर उधर। हाँ बस हो गया। अंकिता, चलो बेटा अभी है ना, क्लास के बाद ले लेना, ठीक है? मैं दे दूंगा। बाकी देखो बेटा, हम लोगों ने पूरा आपके ऊपर सारा काम, और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं संडे को भी बैठ के बच्चों के टीचरों के साथ मैंने सबकी बात कर रखी है कि 20 अगस्त तक आपका, 20 अगस्त तक कह रहा हूँ, 30 अगस्त तक मैक्सिमम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाकी एक महीने जो बचे उसमें कोई टॉपिक सुनो, 30 तो, अब 30 बोल दिया, दिक्कत हो गई तेरे। हाँ, अब 30 अगस्त तक जो भी छोटा मोटा जो लेट आए ना, 20 अगस्त तक पूरा कोर्स का, बाकी 10 दिन का रखा हूँ, जो थोड़े बहुत लेट आए हो रिकॉर्डिंग सबका अवेलेबल है ही। सुनो, 30 अगस्त के बाद आपका 31 अगस्त के बाद, एक दिन के बाद, पूरा एक से लेके पूरा सितंबर तक कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। हर एक टीचर्स आपको PYQ और सिर्फ मॉक, और जो आप लोग रुके हुए हो ना, कई पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया था, एक महीने का ड्यूरेशन मैंने सारे टीचरों को एकदम कहते हैं ना, एकदम अल्टीमेट दे रखा है कि मेरे को इतने चाहिए। मेरा कोर्स लगभग, मेरा टॉपिक मैक्सिमम क्लियर हो चुका है, 2 टॉपिक बचे हैं मेरे, और उसके बाद पढ़ाना मेरे को LR। और याद रखिएगा बेटा, आई थिंक कल के क्लास से ही या परसों के क्लास से ही मैं आप लोगों को हर एक दिन एक कंप्रीहेंशन भेजूंगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि पहला टॉपिक जो है आपके पास, जिसमें आता है, जिसमें IR की बात करते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। सुनो यहाँ पर, IR जो इंटरनेशनल रिलेशन के आपके टॉपिक्स हैं, इसके अंदर दे रहा देखना, वहां पे है ना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और कंप्रीहेंशन। पहले यूनिट से जो आपके 4 क्वेश्चन पूछते हैं, IR प्लस कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के देख लो, अगर आपने देखा है तो। नहीं, मैक्सिमम 4 में से 3 क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है। देखा आप लोगों ने? तो वो जो आपका 2011 से लेके 25 तक के हर एक क्वेश्चन का IR मैं करवा दूंगा यहाँ पे। सर ने कल वो ले लिया था, आई थिंक कल भी सर की क्लास होगी IR वाले की, जिसमें वो नोबेल प्राइजेस वगैरह वो आपको बता देंगे, ठीक है? बाकी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारा आपको गेम का, स्पोर्ट्स का मिल चुका है, और उसके हर एक सीट के पीछे मैंने ब्लैंक सीट छोड़ी है। अगर आपको लगता है कुछ बातें वो हमें नहीं जानने हैं, या फिर कहीं से आपने सर्च किया, तो उसके पीछे लिख लो। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास इंटरनेशनल करंट अफेयर से, और 3 क्वेश्चन आएंगे कंप्रीहेंशन से। तो कंप्रीहेंशन आप जैसे बनाते हो बिल्कुल बनाओ, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ बनाने का तरीका और कुछ मॉड्यूल हम खुद देंगे आपको, जो उसका आपका काम करेगा, ठीक है? चलो बेटा, और ज़्यादातर आपका जो बायो का ही है, बायो के भी मैम 3 दिन की पूरी क्लासेस लग रही है कंटिन्यूस में, और मैम पूरा PYQ और टेस्ट के साथ करवा रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है। और दूसरा, फिजिक्स का भी सर आपको पूरा PYQ और इसके साथ करवा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिलकर तैयार हो जाएंगी, चलेगा? एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इस असाइनमेंट के किसी को क्वेश्चन, हाँ किसने बोला? चल मैं करवा देता हूँ, ठीक है? देखो बेटा, किसी ने कहा मेरे से, एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने पहले ये बताओ, ये वाला असाइनमेंट सबने किया है?
उजेर, सानिया, पलक, अमान, ज्वारिया, जितना नाम बोला है उसमें से किसी ने नहीं किया है ना? सानिया, तो थोड़ा थोड़ा भी भेज दिया करना मुझे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, अभी जीना वर्षो है। अरे करना पड़ेगा क्या? हाँ ये बात भी सही है। सानिया हो गई, प्लक हो गई, उजेर आपने बनाया बेटा? उजेर बेटा बदमाशी नहीं आप लोग, मैं स्ट्रिक्ट हो गया ना, या तो फिर आप क्लास लोगे या तो मैं यहाँ से आपको एग्जिट करवाना चालू कर दूंगा, बाकी पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगा आपके। तो आज मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, इसके परमुटेशन के सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए, ठीक है? बना आपका? सारे बने? इधर आपके बने? ठीक है। ज्वारिया मैडम कहाँ है आप? ज्वारिया, तुम्हें बोला था ना बेटा आके पहले मैथमेटिक्स का क्लास कंप्लीट करने के लिए। तुमने बनाया क्वेश्चंस? चलो ठीक। देखो एक देखो, ये सबके साथ सीट रहेगा ना, तो मेरे को क्या पढ़ाना है आपको पता होगा, आपको क्या पढ़ना है मेरे को पता होगा, एक चीजें लेके चलेंगे। और आप कहोगे कि सर इससे ज्यादा करना, बेटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इतना काफी है। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आना है, जितना हमें चाहिए उतना काफी। मैं एक एक क्वेश्चन पे आपका काम कर रहा हूँ कि आपका चीजें अच्छी बन जाए। क्वेश्चन बोला गया है कि मेरे पास n पॉइंट्स हैं, देखो बेटा, और इससे पूछा गया है n पॉइंट्स, ये मैंने मान लिया n पॉइंट्स हैं, समझ में आया? तब बोला गया है कि इससे टोटल लाइंस कितने आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे समझाओ मेरे को। देखो मेरे पास क्वेश्चन में, रुक जा 2 मिनट, इसमें जानबूझ के बंद कराया, रुक जा 2 मिनट। मेरे पास मान लो बेटा यहाँ पे n पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं मेरे, मैं चाहता हूँ इससे टोटल कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखो, मैं इस पॉइंट्स को स्टार्ट करके इस पॉइंट के साथ एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट के साथ इसका 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 ऐसे करके, यानी एक लाइन बनने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत है हमारे पास? 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स यहाँ सिलेक्शन नहीं करना, अरेंज करना, ये कुछ है। तो n पॉइंट से मुझे एक लाइन बनाने के लिए टोटल मेरे को n 2 लाइन की जरूरत पड़ती है। तो परमुटेशन क्या होगा, सीधा NC2, सॉरी NC2 कह रहा हूँ, ये NPR, समझे? यहाँ अरेंज करना नंबर्स को, समझे? अभी इसके सॉरी बेटा यहाँ तो सिलेक्शन होगा ना, ये लो, अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है। n में से अगर 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे सीधा आंसर NC2 होगा, यानी कि n लाइन में से n पॉइंट्स में से मेरे को अगर लाइन ड्रॉ करना, मेरे को 2 को सिलेक्शन करना पड़े, आज वही पढ़ने वाले, तो आंसर होगा NC2, समझे? लेकिन ये कंपल्सरी कंडीशन है, याद रखना बेटा, लाइन मस्ट बी, ध्यान में रखना, नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, समझे? नॉन कोलिनियर मतलब इस तरह से इधर उधर होना चाहिए। अगर कोलिनियर होता है तब उसके पॉइंट्स कुछ और बनेंगे। लिनियर कहने का मतलब ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, कोलिनियर कहने का मतलब इस तरह से। अगर मेरे से यही क्वेश्चन बोल देता कि मेरे पास n पॉइंट्स हैं, बताना जरा, अभी आज तो कॉम्बिनेशन ही करने वाले हैं, और मैंने कहा कि इससे मेरे को एक ट्रेंगल बनानी है, और ट्रेंगल बनाने के केस में मुझे टोटल कितने ट्रेंगल्स बनेंगे n पॉइंट से? 3 पॉइंट चाहिए होगा, तो सीधा आंसर NC3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये कंपलसरी है कि पॉइंट जो हमारे पास कोलिनियर होनी चाहिए, सॉरी नॉन कोलिनियर। कोलिनियरिटी में देखो बेटा, ये n पॉइंट्स कोलिनियर है, इससे आप ट्रेंगल नहीं बना सकते, बात समझे? चलो इसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करवा जाएगा। हेडिंग डालो सबको, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग थोड़ा LR के क्वेश्चंस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के, जिसमें सेलॉक्स पढ़ाऊंगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, उसका सारा चीज, और फिर एक बारी PYQs के साथ काम कर लेंगे। पहले भी मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको PYQ के रूप में। सर्कुलर परमुटेशन हो गया, सारे परमुटेशन का टाइप हो गया। चलो बेटा अब जरा देखिएगा, मुझे एक बात बताओ, परमुटेशन मतलब क्या था? परमुटेशन मतलब क्या था? ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 5 पेंसिल्स है, उसमें से पांचों को कहाँ कहाँ मैं रख सकता हूँ अपने लिए, ये सारी चीजों को जानना हमारा अरेंजमेंट कहलाता था, परमुटेशन। लेकिन बात आया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन अब अरेंजमेंट नहीं करता, समझे? ये सिलेक्शन करता है, दोनों में अंतर होता है। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द सिलेक्शन, समझे? सिलेक्शन ऑफ एन आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? यहाँ देखो, अब ये सिलेक्शन करने का मतलब होता है कि इस केस में सिलेक्शन में हम सिलेक्शन किसको करेंगे? किसी न किसी ऑब्जेक्ट को,
याद करो, जैसे मैंने परमुटेशन में प्रिंसिपल पढ़ाए थे, एडिटिव प्रिंसिपल, और हमारे पास था दूसरा ये क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। तो उसमें भी परमुटेशन करने में आपको मैंने दो फॉर्मूले बताया था। जब भी परमुटेशन होता है तो हमारे पास दो कंडीशन होता है, या तो सेम ऑब्जेक्ट होगा या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। एज इट इज वही चीज, क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है बेटा। एक को बोलते हैं सेम ऑब्जेक्ट पर, सेम ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जो हर एक एंगल से सेम दिखाई दे रहा हो। याद करो, अगर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट होता है, सेम ऑब्जेक्ट का परमुटेशन कितना होता है 1, और अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो परमुटेशन कितना था n फैक्टोरियल। याद है, n बोल दिया, n फैक्टोरियल। देखो यहाँ अब दूसरा चीज था, हमारे पास दो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए। देखो यहाँ पे ये दो तरीका है, यानी सिलेक्शन भी करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट की दो वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, या तो सारे ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं या फिर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास यहाँ ए करके, ये देखो बेटा, मेरे पास n ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं या फिर n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जो कुछ भी करो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि किसको मैंने छोड़ा है किसको हटाया। मैंने 10 बॉल था, एक बॉल को उठा लिया, फिर आपने कहा सर दूसरा उठा के देखो, तो सिलेक्शन एक ही कहलाएगा, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट में आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि ये डिफरेंट है। तो आपके द्वारा उठाया गया, चाहे वो पहला बॉल उठाओ या 10वां बॉल उठाओ, वो माना एक जाएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, हमेशा एक होता है। लेकिन अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ABC, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इस तरह करके यहाँ देखो, इनमें से अगर n को, याद रखो बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, n ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें सारे ऑब्जेक्ट सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। लेकिन अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से n ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसका वैल्यू हमेशा n होता है, लेकिन परमुटेशन में ये फैक्टोरियल n होता था। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल समझ लो, मेरे पास 3 ABC से लेके n तक है, तो मेरे को A चुनना है तो एक तरीका, B चुनना होगा दो तरीका, ये कुछ है। तो टोटल जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना आपका सिलेक्शन होगा। चलो इसे नोट डाउन करो थोड़ा जल्दी से। अब इसके कुछ पहलू हैं वो समझा देता हूँ मैं। चल, अब मैं इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इतना लिख लिया सबने? देखो यहाँ पर, देखो सेम का हमारे क्वेश्चंस नहीं होते, समझे, हमारा डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ, इसके अंदर 4 अलग अलग वैरायटीज मिलेंगी। मैंने कहा मेरे पास 4 अलग अलग बॉल हैं, A B C और D। ध्यान से समझना, मेरे पास 4 अलग अलग बॉल है A B और C D। तो मैं चाहता हूँ इनमें से पहला पॉइंट, इसमें मैं बना रहा हूँ कि मैं 4 के 4 बॉल्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, समझ में आया? तो इस केस में टोटल सिलेक्शन कितना हो जाएगा? टोटल n ऑब्जेक्ट है और चारों को 4 सेलेक्ट करते हैं तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 4। पहला केस। दूसरा केस देखना, अब मैं चाहता हूं इनमें से 3 बॉल्स को सिलेक्ट करूं, समझो यहाँ पे 3 बॉल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो आपका टोटल सिलेक्शन कितना हो सकता है? ध्यान से अभी छोटा क्वेश्चन है तो मैं आपको मैनुअली बना के दिखा देता हूँ। जैसे क्या हो सकता था, ABC, दूसरा क्या हो सकता है BCD, तीसरा क्या हो सकता है CDA, तीसरा क्या हो सकता है आपके पास ACD, CDA हो गया, उसके बाद हो गया AB और D। ये लो AB और D, तो टोटल सिलेक्शन इस केस में भी कितना हुआ आपके पास? 4। देख लो, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 4 बन गया आपका। उसी तरह देखो एज इट इज, अगर मेरे को 2 बॉल सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे भी हम तरीका देखेंगे कि 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, जरा देखो यहाँ पे AB में AB, फिर क्या हो सकता है AC, फिर क्या हो सकता है AD, फिर BC, फिर BD, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास लास्ट, और दो रुक जाओ बेटा, हाँ एक बच गया आपके पास CD, और एक बनेगा आपका 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 हो तो गए, ये आपका टोटल सिलेक्शन हो गया। तो यानी कि इस केस में आपके पास 4 बॉल का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास 6 तरीके बन गए यहाँ पर। लेकिन इतना नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट नहीं आने वाला। अब अगर बात करें कि एक बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सीधा 1। किसी एक को सिलेक्ट कर लो, चाहे A को या B को या C को, तो एक बॉल को सिलेक्ट कर या तो A या तो B या तो C या तो D, यानी कि अब ये 4 नहीं है, एक आंसर होगा।
अब यहाँ कॉम्बिनेशन में एक नया तरीका, अगर आप चाहते हो कि नो बॉल सेलेक्टेड, अब मेरे पास कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं करना है, तो ना करने वाले के भी प्रोसेस को एक के नाम से जाना जाता है। कि अगर आपके पास 4 बॉल दिए गए और आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो ये भी हमारे पास एक सिलेक्शन के यानी कि उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो ये आपके पास मेरा बेसिक था, लेकिन अब बात बोलोगे सर यहाँ 4 ऑब्जेक्ट था तो मैंने काम कर लिया, 400 ऑब्जेक्ट होता तो, तब यहीं पर अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं एन, सी और आर। इतनी बात तो समझ में आया? उजैर क्लियर है बेटा? हितेश, अमन, चलो नोट डाउन करो इससे पहले। कुछ ना सेलेक्ट करना भी हमारे पास एक सिलेक्शन होता है, यही चीज याद रखना बेटा। एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। यहाँ 4 बॉल के एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो एक ही तो होगा पूरा। चलो ए बी सी डी ये होगा 1, और एक बॉल को सिलेक्ट करना ये होगा 4। ये थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है? हाँ अब सही है। 4 को एक साथ कर रहे हैं, 4 बॉल है, 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सीधा आंसर अभी लिखवाया था। देखो एन ऑब्जेक्ट है, एक साथ सिलेक्ट करना है, सीधा आंसर। क्लियर हो गया? आगे चले, समझ में आया? चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा। अब बात आ गया कि अगर मेरे पास, अभी तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट की बात करी, तो अब यहाँ पे बात आता है कि अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने लिख के बता दिया कि आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ए बी बी सी सी डी, लेकिन वहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे अगर मेरे पास कहता है क्वेश्चन में कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, एन मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का कभी भी कॉम्बिनेशन और परमोटेशन नहीं निकलता है। नेगेटिव कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। परमोटेशन या कॉम्बिनेशन कराने के लिए हमेशा वैल्यू आपका पॉजिटिव, आपको पता है 0 का भी परमोटेशन होता है, 0 का परमोटेशन कितना होता था 1, मैंने बता, और 1 का भी आपके पास फैक्टोरियल में 1 होता था, 0 भी 1 होता था, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ इनमें से कि आप इसमें से आर ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँ, चलो समझे? तब अब आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन और पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ बने बनाए फॉर्मूला होता है कि इस केस में आपके पास टोटल जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन का बात कर देंगे, इसमें सीधा आंसर होता है एन, सी और आर। अब ये वैल्यू क्या होता है, इसको पूरा डिराइव करके देखिए, इसका कहने का मतलब क्या होता है। देखो एन सी आर को लिखा जाता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक नया चीज देखो, ये हमारा मेन आंसर बनके तैयार हो गया कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है और एन ऑब्जेक्ट में से मेरे को आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस केस में हमारे पास सीधा फॉर्मूला लेंगे एनसीआर। लेकिन अब बात आया कि ये एनसीआर एनपीआर से किस तरह से रिलेटेड है। अब इस केस में होता क्या है वो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेटा, क्या इस वाले फार्मूले को मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ, इसे डिराइव रिलेट कर रहा हूँ एनपीआर से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और इनटू फैक्टोरियल आर को यहाँ लिख दो तो चलेगा? अरे ये कुछ चलेगा इसे? अब इस केस को आगे लेके चले तो देखो यहाँ पे अब ये वैल्यू क्या हो गया, फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर, और इसको क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस आर को एन पी आर। ये कुछ हो गया, यानी जो आपके पास जो एनपीआर है, ये देखो बेटा, ये हमारा एक रिलेशन देता है कि अगर इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख दिया जाता है किसी बुक में, एन सी आर इक्वल टू होता है 1/फैक्टोरियल आर इंटू एन पी आर, यानी कि इतने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वापिस अरेंजमेंट कराना हमारा एनसीआर कहलाता है। समझे? परमुटेशन ये क्या कहता है कि मैं अरेंज कर रहा हूं कितना आर ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो 1/फैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परमुटेशन कितना होता है फैक्टोरियल आर, उसी को बोलते हैं हम लोग एनसीआर। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन करके देखो यहाँ पे जरा।
चलिएगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं आपको। इसके बोलने का मतलब क्या होता है बेटा, देखिएगा, इसको मैथमेटिकल रूल में ये बोला जाता है, यहाँ तक एनपीआर, एनपीआर करने का मतलब है अरेंजमेंट। पहले क्या था सुनो यहाँ पे, जैसे मेरे पास 5 बॉल है, ए बी सी डी और ई, समझे? अरेंजमेंट करने का मतलब पांचों का पांचों। अरे अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, पांचों को अरेंजमेंट करना है, वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 5। लेकिन अब कहता है कि मैं इनमें से 3 को सेलेक्ट कर लूं, सुनो यहाँ पे, मैं 3 को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करना चाहता हूं। तो 3 को सिलेक्शन, अगर 5 है तो ये क्या लिख दो, 5CR 5C3, और उसको अरेंजमेंट करना चाहता हूं तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल 3। और यही होता है हमारे पास एनपीआर, सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, एनपीआर, वही कहने का मतलब है। ये देखो, इनमें से एन में से आर को सिलेक्ट किया और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सब को अरेंज करने का तरीका क्या था, फैक्टोरियल 5, ऐसा कुछ होता था। तो लेकिन मैं चाहता हूं इनमें से 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करूं, तो वो होता है परमुटेशन। समझे? कहने का मतलब ये, इससे मैंने पहले 5 में से 3 सेलेक्ट किया और तीनों को मान लो कि यहाँ सेलेक्ट कर लिया, बी डी और ई, इन सबका अरेंजमेंट करने का तरीका क्या हो गया, फैक्टोरियल 3, और सिलेक्शन करने का तरीका क्या हो गया, 5C3, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है एनपीआर। बात समझ में आया? सिलेक्शन पहले क्या था, 5 के 5, परमुटेशन क्या कहता, वो सिलेक्शन नहीं करता। मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं तो मैं 5 को अरेंज कर दूंगा, यही है। याद करो, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि मेरे पास 4 हैट है, 5 शर्ट है, 6 पैंट है, तो वो अरेंजमेंट करता है, वो सेलेक्ट नहीं कर रहा वहां से। तब हमें यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगाया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, 4 × 5 × 6। तो इसका कहने का मतलब जितना ऑब्जेक्ट है सबको मैं अरेंज कर रहा हूँ। परमोटेशन कभी सेलेक्ट करके अरेंजमेंट नहीं करता, समझे? लेकिन कॉम्बिनेशन करता है कि सर ऐसा करो ना कि आपके पास 5 शर्ट 6 पैंट या कुछ है, तो उसमें से पहले कुछ को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर अरेंजमेंट करके दिखाइए। मैं चाहता हूं कि सभी अलग अलग कलर के हैं, 5 व्हाइट पैंट है, 5 ब्लैक व्हाइट मेरे पास शर्ट है, 5 व्हाइट मेरे पास कैप है। मैं पहले हर एक, जैसे 5 में से व्हाइट को सेलेक्ट कर लूं, शर्ट को में से सेलेक्ट व्हाइट कर लूं इसको, और उसके बाद अरेंजमेंट कराना हमारा एनपीआर कहलाता है। तो एनसीआर और एनपीआर ये एक चीज कहता है, एनपीआर सिंपल कहता है कि मेरे पास अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5 को अरेंज कर दूंगा। लेकिन एनसीआर के साथ जब ये काम करता है तो ये कहता है 5 में से मैं कुछ को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको अरेंज कराऊंगा, तब एनपीआर की वैल्यू बनकर तैयार होती है। इतनी बात तो समझ में आए? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाएगा हमारे पास, टोटल में से कुछ को सिलेक्ट करने का तरीका ही होता है पहले एनसीआर, लेकिन सबको अरेंज करने का तरीका होता है, वो होता है एनपीआर। दोनों का मतलब समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, क्या नाम है, सलोनी, वो आप आराम से आज के क्लास के बाद बना लेते। बोला गया है, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या, सीधा मैं क्वेश्चन सीधा, बोला गया है कि मेरे पास 2 लाइन है स्टार्टेड विथ ए। देखो 2 लाइन है, ए बी और ए सी, दोनों आपका ए से स्टार्ट हो रहा है। ये जेई का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। बोला गया दोनों स्टार्टेड विथ ए, क्वेश्चन बहुत लंबा है, पॉइंट में समझो। इनके बीच देख लो बेटा, इनके बीच एम पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट्स 2 पॉइंट, एम पॉइंट्स हैं ए बी लाइन में, देख लो एन पॉइंट्स हैं, ले लो। देखो बेटा, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस केस में एम पॉइंट्स यहां पर है और एन पॉइंट्स यहां है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन क्या कहता है। बोला गया है कि देयर आर एम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड एन पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन ए सी, नॉन ऑफ देम बीइंग विथ स्टार्टेड विथ ए। एम पॉइंट्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, ए को टच नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों लाइन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है नंबर 1, तब इससे क्वेश्चन पूछा गया पहला, तो मुझे बताइए कि मेरे को एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। क्वेश्चन ये पूछा गया, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड आपको करना है टोटल, तो मुझे बताइए टोटल सिलेक्शन कितना हो सकता है। पहला चीज, विदाउट इंक्लूडिंग ए, विदाउट इंक्लूडिंग ए, और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, विदाउट सॉरी विथ इंक्लूडिंग ए पॉइंट। अब मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? देखो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, बना सकते हैं इसे? उजेर, अमन, अरे कहाँ चले गए सबके सब, करो करो बनाओ, इसे करके दिखाओ। बोला गया है देयर इज एम पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी एंड एन पॉइंट्स ऑन द लाइन ए सी,
नॉन ऑफ देम स्टार्टेड विथ ए, यानी कि ए इंडिविजुअल है, ये एम के और एन में नहीं स्टार्ट होता है। तब बोला गया कि फाइंड आउट द टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल विल फॉर्म, नंबर 1 विदाउट इंक्लूडिंग ए, नंबर 2 इंक्लूडिंग ए। तब मुझे बताइए कि अब टोटल आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन थे आपके, देखो बनने की बात हो सकता है, पॉसिबल है। चलो मैं बता देता हूँ, ये तो सबके तो मुंह बना हुआ है, क्या कर दिया मैंने। देख बेटा, मेरे को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट इंक्लूडिंग ए, विदाउट इंक्लूडिंग ए को छोड़ते हुए की बात करें तो विदाउट इंक्लूडिंग ए की बात करता हूं तो जरा ध्यान से समझो बेटा, हमें ट्रायंगल बनने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत चाहिए? 2 पॉइंट्स, सॉरी 3 पॉइंट्स की जरूरत है। देखो क्या नाम है इधर, बुझमा देखो इधर क्या, अब यहाँ पे देखो यानी कह रहा है कि विदाउट इंक्लूडिंग, विदाउट यानी कि मैं एम पॉइंट्स इस लाइन का ले लूंगा, ये लो ये पॉइंट्स एम पॉइंट्स यहाँ पे है, मैं ए को इंक्लूड नहीं कर रहा, इसको हटा दिया गया, मैंने इसको हटा दिया, और एन पॉइंट्स जो है आपका यहाँ से है, देख लो इसके अंदर एन पॉइंट्स है। अगर मेरे को ट्रायंगल फॉर्म करना है तो मिनिमम मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, और तीनों पॉइंट याद रखना बेटा, इनमें से तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। कोलिनियर कहने का मतलब तीनों पॉइंट्स आप एक ही लाइन के नहीं ले सकते, 2 पॉइंट्स किसी एक का ले लो और 1 पॉइंट किसी दूसरे का ले लो। अरे अगर मेरे को ट्रायंगल फॉर्म करना हो, देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अगर 2 पॉइंट्स मैंने इसका ले लिया, 1 पॉइंट मैं इससे ले लूँ, वही तो मुझे पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स होना चाहिए, लेकिन ये कंपल्सरी कंडीशन है कि पॉइंट नो कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, याद रखना बेटा, कभी भी ट्रायंगल नहीं फॉर्मेट हो सकता है, तो फॉर्म्ड होगा ही नहीं। तब यहाँ रूल क्या कहता है, सर ऐसा करो ना, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होता है तो नहीं बन सकता है, तो मैं 2 को तो ले सकता हूँ, 2 कोलिनियर ले लो, एक दूसरे का ले लो। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल बनने का पहला केस क्या कहता है कि पहला सिलेक्शन की ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एम पॉइंट्स में से 2 को सिलेक्ट कर लूँ, और एम से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या, MC2, लेकिन इससे मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, ये लो, लेकिन एक तो NC1 से लेना होगा, तो इससे पहला एक दूसरा मैंने NCO, चूंकि प्रोडक्ट इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट केस है। याद करो 2 तरह का रूल बनाया था, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। तो यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए 2 पॉइंट्स M का और 1 पॉइंट N का लेना चाहिए। क्या इतना ही काफी है क्या? नहीं, हमारे पास दूसरा भी कंडीशन है, तो एम भी तो बोलेगा कि सर 2 पॉइंट्स मेरा ले लो। ये देखो यहाँ पे एम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखो बेटा, लो एम बोलेगा कि सर 2 पॉइंट मेरा ले लो और 1 पॉइंट इसका, इससे भी तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यानी कि दूसरा तरीका है कि मैं एन से 2 वैल्यू ले लूं और एम से 1 पॉइंट ले लूं, इससे भी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अब बात है, मुझे बताओ यहाँ पे अब प्लस लगेगा या माइनस, क्या लगेगा बेटा, बोलो बोलो, क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। ये 2 पॉइंट इससे ले लिया एम से, 1 पॉइंट इससे ट्रायंगल बन गया, और ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट नीचे वाले से ले लिया, इससे भी ट्रायंगल बन गया। लेकिन ये दोनों तो डिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मैं चाहे इससे ट्रायंगल बना लूं या इनसे बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि जब एक इवेंट दूसरे इवेंट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है तो इसके बीच का साइन क्या होता है, प्लस। हमारा पहले पॉइंट्स का आंसर क्लियर हो गया। तो पहला आंसर यही था कि आपके पास, अगर आपके पास ए को इंक्लूड, मैंने मतलब इसको मानना नहीं पॉइंट, तो हमारा आंसर था MC2 इंटू NC1, 2 पॉइंट्स एम का, 1 पॉइंट एन का, या फिर दूसरा पॉइंट एन का और 1 पॉइंट एम का। तो हमारा आंसर पहला वाला बनके तैयार हो गया। ये क्लियर हुआ? उजेर, हितेश, पलक, ज्वारिया, क्लियर है बेटा? चलो नोट डाउन करो, और अब मुझे दूसरा वाला भी बना के दिखाएंगे कि अगर दूसरा वाला करे तो क्या हो सकता है। हाँ, -1 क्यों आएगा बेटा इसमें, कहां से -1? तो एक को मान ही नहीं रहे पॉइंट, ये कहने का मतलब है नॉट इन, विदाउट इंक्लूडिंग ए को पॉइंट ही नहीं मान रहा मैं। बात समझे, मैं एक से स्टार्ट ही नहीं कर सकता। M9 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा विदाउट इंक्लूडिंग ए। समझे? तो हमारा ये वाला पार्ट बन के तैयार हो गया जिसमें इंक्लूड। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया अगर मैं ए को इंक्लूड कर दूं तो बता क्या होगा ना, इसमें
इंटू ए कौन सा बेटा ना, बोला तो सही है बस थोड़ा सा गड़बड़ है। अरे जो पहला का आंसर आ गया ना सबको, हितेश, अमन, अमन, आ गया पहले का आंसर। चलो दूसरा, अमन कहाँ है बेटा तू, अमन छोड़ के चला गया क्या क्लास? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो पहले। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को पॉइंट ए को इंक्लूड कर दीजिए, इंक्लूडिंग ए, ध्यान से समझो बेटा। इस केस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे वन को इंक्लूड करके बोला गया, ए को इंक्लूड करके भी बताइए। अगर मैं बात कर लूँ इससे ट्रेंगल बनने का, अगर एक पॉइंट मैं ए का ले लूँ, एक पॉइंट इसका ले लो, एक पॉइंट इसका ले लो, ट्रेंगल बन जाएगा। अरे ट्रेंगल बन जाएगा, क्योंकि ए को इंक्लूड करना है तो मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि ए इंक्लूड है। पहली बार में बोला गया विदाउट इंक्लूडिंग ए, लेकिन अब दूसरी बार में बोला है कि विद इंक्लूडिंग ए। तो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये मान के, क्योंकि इस केस में ए को पॉइंट माना ही नहीं गया था, लेकिन अब इस केस की बात करूं तो यहाँ पॉइंट बनने का तरीका कितना है कि अगर मैं ए को इंक्लूड कर लूं तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यानी ए तो आना ही आना है, और एक पॉइंट को लाने का तरीका कितना, वन। बेटा ए के साथ इससे तो बनेगा, ये देखो इससे भी तो बनेगा, इससे भी तो बनेगा, हर एक पॉइंट से बनेगा, यानी एक पॉइंट को लाने का तरीका ए। लेकिन अब एम पॉइंट में से एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लूं, MC1, जो एक के साथ बन जाएगा, फिर एन से भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लूं, NC1, इतना तो चलेगा। इतना क्लियर हो गया, यानी कि ए, लेकिन एक बात बताओ, ये इंक्लूड होने के बाद ये वाला कंडीशन तो अभी भी फुलफिल है। मेरे को पहली बार में बोला गया विदाउट इंक्लूडिंग ए, तो कहने का मतलब ए को पॉइंट नहीं मान रहा, लेकिन जैसे मैंने ए को पॉइंट माना तो पहला केस तो ये बन गया कि आप इससे आप ट्रेंगल बना सकते हो। ए को मैंने पॉइंट माना, एम से मैंने एक पॉइंट लिया तो आंसर हो गया MC1, एन से मैंने एक पॉइंट लिया, आंसर हो गया NC1। क्लियर है, लेकिन ये वैलिड तो है ही, फिर एम से मैं दो ले लूं और NC1 से एक ले लूं, सॉरी, हाँ, प्लस फिर ऐसा कर लूं कि एन से मैं दो ले लूं और MC1 से एम से वन ले लूं, तो इसका आंसर ए इंक्लूडिंग के साथ ये वाला पूरा आंसर था, यानी इसका आंसर पूरा हो गया इनको MC1 इंटू NC1, और ये वाला कंडीशन इंक्लूडिंग वो पहले से वैलिड है, MC2 इंटू NC1 प्लस NC2 इंटू MC1, ये हो गया दूसरे वाले का आंसर। क्लियर हुआ, क्योंकि ए विदाउट इंक्लूडिंग ए कहने का मतलब था ए को पॉइंट ही नहीं मान रहे आप, लेकिन जब पता चल गया हमारे कॉम्बिनेशन में ए है और ए अपने आप में एक पॉइंट्स है, तुम्हारा काम बहुत बेहतर तरीके से आसान हो जाएगा। और ए को इंक्लूड पॉइंट मान लिया तो मैंने मान लिया कि ए पहली बार में एक बार में आएगा, फिर एम लाइन से एक लिया, क्योंकि ट्रेंगल बनाना है 3 पॉइंट चाहिए, एम से एक ले लिया, कौन सा लेना मर्जी आपकी, फिर MC1, एन से भी एक ले लिया, तो ये कंडीशन एक्स्ट्रा और ये पहले से था। समझ में आया हितेश, उजेर, पलक, अमन, समझा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, मेरा क्लियर है बेटा, कुछ डाउट है तो पूछ, शक्ल तो लग रही है कि कुछ लगता है डाउट है, क्वेश्चन करें। चलो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया ना सबको, देखो यहाँ पे, उसके बाद NCR के प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। मेरे पास बोला गया है, मेरे पास 10 डिफरेंट, हाँ, चॉकलेट है, देखिएगा, और 20 डिफरेंट टॉफीज है। ठीक है, तो आप एक बच्चा सिलेक्ट करना चाहता है कि मेरे को 3 चॉकलेट मिले एंड टॉफीज है, 4 टॉफीज मिले, और दूसरा बोल रहे लड़का कह रहा है मेरे को 5 चॉकलेट मिले और 6 किलो और 6 टॉफीज मिले, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना है, बना जो, बनाओ इसे, आंसर बताएंगे इसका जल्दी से। हाँ
दोनों का बनावटा ना, यही तो गड़बड़ थी बेटा। वो इसीलिए तो मैंने इस चीज को दिखाया था आपके सामने। हो गया, पहले वाले का आंसर बताएगा मेरा, बोल बेटा पहले वाले का आंसर। पहले वाले में जरा ध्यान से देखो, पहले वाले में क्या करा, 3 चॉकलेट, एंड का मतलब समझना, मेरे को टोटल चॉकलेट्स हैं कितने, 10। 10 में मेरे को 3 को सिलेक्ट करना है, तो वैल्यू सीधा क्या हो जाता है 10C3। और आपके पास 4 टॉफी से टोटल है कितने 20। 20 से 4 को सिलेक्ट करना है, कितना हो गया 20C4। अब चूंकि एंड है तो यहाँ पे याद रखना बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इन्हीं बातों को ध्यान रखना था। दूसरा कह रहा है 5 चॉकलेट है, यानी कि टोटल हो जाएगा 10C5, और दूसरे में बोला गया है 6, यानी कि 26C, और ये आंसर प्लस का। इतनी बात तो समझ में आया। चलो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, वो हेडिंग डालिएगा, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, चले यहां से आगे, इधर समझ में आ गया आप सबको, उजेर पलक अमन, जुआरिया क्लियर है बेटा। चल देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखते चले जाइए टोटल। देखो बेटा, देखो एन सी, देखो बेटा टोटल में से टोटल NC0 कुछ ना सिलेक्ट करना, इसकी भी वैल्यू 1 होता है। और टोटल में से टोटल को ले लिया, 4 है तो 4 को ले लिया, इसकी भी वैल्यू क्या होता है 1। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं किया तो भी 1 मिला, और सब कुछ किया फिर भी 1 मिला, समझे। ये एनसीआर कहता है, ये तो गलत काम है ना, सब कुछ करने के बाद भी 1 ही रुपए मिलेगा, और कुछ नहीं करने के बावजूद भी 1 रुपए मिलेगा, ये एनसीआर का पहला प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर इसी केस में एन ऑब्जेक्ट है और मेरे को एक को सिलेक्ट करना है, तो NC1 तो वैल्यू टोटल कितना होता है एन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ए बी जो था, अगर मैंने ABCD लिया था, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ABCD, तो सीधा आंसर क्या हो गया था हमारा 4, समझे। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, NCR को आप N-R लिख सकते हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही बराबर माना जाता है। एग्जाम्पल करके देख लो, यहाँ पर समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे इसको प्रूव कर देता हूँ। एन, इसको NCR को तोड़ के देखो बेटा, NC N-R को तोड़ो इसे, ये हो गया फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस फैक्टोरियल N प्लस R अपॉन फैक्टोरियल N-R, ऐसा कुछ होगा। अब जरा देखो एन एन कट गया तो वैल्यू क्या आया, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N-R, तो इसको तो इन्हीं को तो हमने NCR बोला था, समझ में आया? तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है कि NCR को आप NC N-R यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो बेटा, नेक्स्ट इसके अंदर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो बेटा कि NCX, देखो NCX प्लस NCY, ऐसे ये देखो NCY, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका कहने का मतलब क्या हो है कि इस केस में x प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा n के। अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों वैल्यू n के बराबर हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पॉइंट पे, इसको बना के देखो जरा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसे बना, इतना लिख लिया सबने, मुझे लिखा बेटा हितेश। मैं आपको अभी कोई बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे मुझे बना के दिखाइएगा पहले, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे
क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास NCX हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 10CX इक्वल टू 10CX प्लस 4। तो आपसे फॉर्म बोला गया कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि NC8 इक्वल टू NC6 है, NC6 है, तो आपसे पूछा गया है कि NC2 की वैल्यू क्या होगा। चालू हो जाओ जल्दी से, बनाओ इसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, सबका सब है, ये लो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि n+2 C8 है और ये रेशियो है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। n-2 4 है और इसका रेशियो है 57:16। ये लो बेटा, अब बोला गया कि इसका मुझे n की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के दिखाना। ये 3 क्वेश्चन इसे होमवर्क के लिए ले लो, ये क्योंकि लंबा प्रोसेस होगा। इन दोनों का आप मुझे अभी बना के दिखाएंगे। पहले का आंसर क्या आया, बनाओ जल्दी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 3 आंसर होगा। गुड़िया ठीक से ध्यान से। किसका, चलो बनाने दो सबको। इसके बाद मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन वगैरह करवाना चालू करता हूँ। ये होमवर्क के लिए है, ये घर पे देख लेना। पहले का आंसर क्या हुआ उजमा, आ गया। देखो बेटा, ये इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको पता है यहाँ प्रॉपर्टीज क्या कहता है इस केस में, देखो यहाँ पे कि x+4 की वैल्यू 10 होगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 4 इधर ले जाओ, 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3। ये पहला पॉइंट समझे, इतना सिंपल नहीं आने वाला। दूसरे में देखो बेटा, इस केस में यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यहाँ बनाने के लिए पहले मुझे n की वैल्यू चाहिएगा। तो इस प्रॉपर्टी से आपको पता है कि 8 + 6 इक्वल टू हमारा n हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गया हमारे पास 14 और 14C2। आप यहाँ 14C2 निकाल लीजिए, वैल्यू सीधा 91। आप इसे निकालो, आराम से सॉल्व करो, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है वो देखो यहाँ पर। लो, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझो बेटा, इसे बना लिया तो बहुत बड़ी बात है, समझ में आ जाएगा कि मेरे पास टोटल एक क्लास में मान लिया जाए 9 बॉयज हैं एंड 8 गर्ल्स हैं और मेरे को 4 मेंबर्स ग्रुप्स क्रिएट करना है, यानी कि 4 मेंबर्स ग्रुप का सिलेक्शन करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंपल्सरी कंडीशन है कि बॉयज ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर, क्या हो गया, हाँ 12 मेंबर का ग्रुप का सिलेक्ट करना हमें, जिनमें से बॉयज ऑलवेज ग्रेटर देन गर्ल्स। नहीं तो है, तब आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताइए क्या होगा। मेरे पास टोटल 9 और 8 कितने हो गए, 17 है। तो इनमें से मेरे को 12 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, लेकिन कंपल्सरी कंडीशन है कि बॉयज ऑलवेज ग्रेटर देन गर्ल्स होना चाहिए। तब आपसे पूछा गया मुझे बताइए टोटल वर्क सिलेक्शन क्या होगा।
क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सानिया, अलग, अमन, उजेर, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? इधर अंकिता, अंकिता समझ में आया बेटा ये बातें? अमन, आपको आ रही है आवाज? क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चालू हो जाओ। और किसी का? सानिया, बोल बेटा। कितने केस बन रहे हैं? हाँ, यही तो इसका क्वेश्चन का सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ कैसेस बनेंगे। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो आपको बोला गया है कि 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स में आपके पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे बॉयज ऑलवेज ग्रेटर देन गर्ल्स होना चाहिए। तो और टोटल बनना कितना चाहिए था? 12। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहला मैं ऐसे कर लूँ, टोटल 12 बनानी है। तो पहला कंडीशन बॉयज से मैं मैक्सिमम कितना सिलेक्ट कर सकता हूँ? 9 कर लें। तो इधर देखिएगा, पहले मैं 9 इससे सेलेक्ट कर लूं तो 9 बॉयज, देखिएगा इसको देख लो, 9 बॉयज और इसमें गर्ल्स कितने हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? 8 यहाँ पे कर दूं, ये कितना हो जाएगा? 4। तीसरा क्या हो जाएगा? हम 7 कर लें, ये कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 6 कर लूँ, यहाँ 6 नहीं कर सकते क्योंकि बोला है ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहता ग्रेटर एंड इक्वल टू गर्ल्स होता तब हम 6 × 6 का भी केस लेते। तो आपको ये केस नहीं ले सकते। तो इसको अगर मैं कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करने की बात करूं तो टोटल बॉयज हैं कितने हमारे पास? 9 बॉयज हैं और गर्ल्स हैं कितने? 8। तो इसका कंडीशन क्या बोलेगा? 9C1 × 8C3। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? 9C8 × 4C, सॉरी 8 है ना, 8C4। और तीसरा बन जाएगा आपके पास 9C7 × 8C5। और सबके साथ क्या लगा दूं मैं? प्लस। सबको जोड़ दीजिए, हमारा आंसर। हाँ, 9C9 ही तो होना चाहिए, क्या लिखो? 9C9। 9 में से 9 को सिलेक्ट करिए, ऐसे वैल्यू तो 1 ही आनी है। ऐसे भी वैल्यू 1 ही आता। 1 आओ, चाहे ऐसे ले या वैसे लो, बात तो बराबर होता है हमारा। क्लियर हुआ ये समझ में आया सबको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, आगे करना वो सॉल्व कर लो, अपना इच्छा है। लेकिन ये इतना बड़ा सॉल्वेशन है, इसका सॉल्व करने पे इतना नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। समझे? सीधा है। और इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो बस एक फॉर्मेट चाहिए कि हमें कहाँ तक लेके जाना है।
ये फॉर्मेट में हमारा काम बन के तैयार होगा तो ये पूरी वैल्यू जाएगी, समझे। हमारा क्वेश्चन ही कहता है कि आप सेलेक्ट कीजिए, बाकी ये सब तो बेटा यहाँ पे नंबर्स का फेर है, यहाँ पे छोटा हमें इतना तो पता है कि NC0 1 होना है, कुछ ना सेलेक्ट किया एक है, सब कुछ सेलेक्ट किया फिर भी 1 हो गया, और NC1 से एक ही। बेटा ये देखिएगा 9 में से 9 सिलेक्ट करो 1 हो जाएगा, फिर 9 में से 2 सिलेक्ट करो तो 9 × 8 हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करके इसको निकालना पड़ेगा, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? उजेर, तेज, क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, एक क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से देखना मेरे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 25 प्लेयर्स हैं। कहा गया कि मेरे पास 25 प्लेयर्स हैं, जिसमें से बैट्समैन 10 बैट्समैन हैं, 8 बॉलर हैं। देख लो, नेक्स्ट कह रहा है ऑलराउंडर जो है, ऑलराउंडर हमारे पास 5 है, और बोला गया है नेक्स्ट है विकेट कीपर। विकेट कीपर हमारे पास 2 हैं। तो बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच की टीम यानी 11 मेंबर्स टीम आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें कंपल्सरी कंडीशन हो कि 5 बैट्समैन हो जाए। दूसरा ये कह रहा है 3 ऑलराउंडर हो। तीसरा ये कह रहा है 2 बॉलर हो, और लास्ट कह रहा है 1 विकेट कीपर हो। बनाना इसे, चलो हो जाओ, इसे बन जाएगा। हाँ दिया था इसमें, कोई बात नहीं, बनाने दो सबको पहले। हाँ, सब में क्या करते हैं, प्लस या इंटू? इंटू करना बेटा, सारे डिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। चले, देखो बेटा इसका आंसर सीधा था कि हमारे पास 11 लोगों का टीम बनानी है, 11 मेंबर्स ग्रुप बनाना है। देखो यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना, 5 बैट्समैन है तो सीधा 5 बैट्समैन के ले लो, 10C5, फिर ऑलराउंडर, ऑलराउंडर है कितना 5 × 5C3 इंटू, और क्या क्या बॉलर, बॉलर है कितना 8C2, विकेट कीपर कितना है 2, 2C1। सबको सोल्यूशन कर लीजिए, हमारा आंसर क्लियर हो गया। चल आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखो यहाँ पर। क्योंकि कॉम्बिनेशन की थ्योरी देखो, कॉम्बिनेशन में ज्यादा वैरायटी नहीं होता है, सबसे ज्यादा वैरायटी परमोटेशन में, जो मैंने आपको सारा दिखा दिया था। आपको सिंगल भी, सर्कुलर भी, बहुत सारे स्पेशल केस पे दिखा दिया था, वर्ड्स रिपीटेशन हो, वो सारी चीजें दिखा दिया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 6 जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं, ठीक है, और मेरे को 5 पर्सन टीम बनानी है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया, पर बोला गया है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो जाओ, हाँ लेकिन ये कंपल्सरी कंडीशन है कि एटलीस्ट एक मेन एंड एक वुमन होना कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 6 जेंट्स से ही टीम बना दूं, ऐसा नहीं कर सकते हम। बन जाएगा। इसमें मुझे पर्टिकुलर आंसर निकाल के चेक कराना कि क्या होगा, समझ में आया? हाँ इसमें सॉल्व करना, क्योंकि इसकी छोटी छोटी वैल्यू आएंगी,
छोटी वैल्यू आ रही होंगी। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, वही चेक कर दिखा रहा हूं मैं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक जेंट्स और एक लेडीज होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि मैं 6 में से 5 मेंबर में 6 में से 5 के 5 जेंट्स ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन सीधा दिया हुआ है, क्वेश्चन लेंथी मैंने नहीं लिखा है ना, तो उसमें निकालने में टाइम लग जाएगा। बोला गया है इन अ कमेटी देयर इज 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज, फाइंड आउट द टोटल नंबर सिलेक्शन ऑफ 5% टीम इन विच एटलीस्ट 1 जेंट्स एंड 1 लेडीज आर कंपलसरी। एक जेंट्स और एक लेडीज कंपलसरी है, बाकी आप कितना भी बढ़ा लो चलेगा। बना किसी का क्या है आंसर? 246। और कोई समान? अबे कहाँ पे भाई तू बोल नहीं रहा कुछ? ज्वारिया, ज्वारिया तू इधर, उजेर, उजेर बोल बेटा आंसर क्या होगा? नहीं आया? नहीं नहीं, सीधा आंसर बताओ इसमें। इस केस में वैल्यू इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना, क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया, सीधा वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ सॉल्व करो बेटा, अभी बहुत टाइम है, अभी हमें बहुत देर पढ़ना है। कर देना बेटा ये। कितना बेटा? 360, 250 चलेगा। देखो तो इस असाइनमेंट में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब हैं, आप लोग इसे बनाओगे नहीं तो कैसे चलेगा बताना। सबके नंबर अलग लगा रहे हैं, क्या बात है भाई? देखो यहाँ पे, देखो मेरे को 5 टीम बनानी है, मेरे पास जेंट्स है और लेडीज है। इधर कितना आया सीधा? क्यूट उजमा, उधर सलोनी। क्यों कॉम्बिनेशन बनाया है? टाइम लग रहा है क्या बच्चों को? बनाओ जरा, टाइम दो जल्दी से। बेटा कोई भी कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल मत करना, अब थोड़ा टाइम ले रहा है लग रहा है तो बिल्कुल टाइम का इस्तेमाल करो। पहले मुझे एक कॉम्बिनेशन बता दो, क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ मैं? कॉम्बिनेशन क्या है देखो यहाँ पे उजमा, इस्तिता सलोनी, देखो यहाँ पे मेरे को 5 लोग बनानी है, तो पहला कंडीशन क्या कर दूं? पहला कंडीशन क्या कर दूं मैं? जेंट्स कितने हैं? 6 और लेडीज कितना है? 6, तो 5 के 5 ये ले लो। इधर देखो उजमा, अरे पहले देखो 5 लोग ही बना तो 5 जेंट्स 5 5 ले लो। अरे नहीं ले सकते, बोला गया एटलीस्ट 1 जेंट्स और लेडीज होना चाहिए। 6 में से आप मिनिमम पहले इसको ले लो, 6 में से मिनिमम कितना ले सकते हो आप? 4 इससे ले लो तो 1 इससे ले लो, यही बनेगा। अब इससे 3 ले लो तो इससे कितना लेके जाएगा? 2, फिर इससे 2 ले लो तो इससे कितना बन जाएगा? 3, और इससे 1 ले लो तो इससे कितना आ जाएगा? 4। यही तो 4 कंडीशन है हमारे पास। बोला गया एटलीस्ट 1 जेंट्स और लेडीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन टीम, समझे? तो आप 6 में से पूरा 5 नहीं ले सकते कंपल्सरी, क्योंकि इसको 0 बनाना पड़ेगा। और एटलीस्ट करने का मतलब है मिनिमम। आपको याद करो, मैंने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाया तो बताया था एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से लेके मैक्सिमम तक।
अरे यही बात है। तो आपके पास टोटल पेयर इतना बने, अब इसको डिफाइन कर दो कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में। ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाता है 6C4 इंटू 4C1, दूसरा हमारे पास 6C3 इंटू 4C2, तीसरा हमारे पास 6C2 इंटू 4C3 और लास्ट हमारे पास 6C1 इंटू 4C4। हो गया क्या? हाँ, क्यों जीरो आएगी बेटा? NCN वैल्यू 1 होता है, सब में से सबको सेलेक्ट कर लो, एक ही तो होता है। अरे ओ बदमाश, हाँ फिर भी करके देख ले, ये ले फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये तो ये कट गया 1 बाय फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो याद रखना 1 अपॉन 1 वैल्यू 1 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन में ले आओ, समझे? जो भी वैल्यू होगा हमारा आपका पूरा एमएड में क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही होते हैं, आप उठा के देखो। आप पता नहीं आप लोगों ने रिसर्च किया है कि नहीं किया है, मैंने 11 से लेकर हर एक साल इस साल तक के पिछले साल तक के पेपर का रिसर्च करके बैठा हूं। मैंने आने के साथ आपको क्या बोला है कि कल से मैं सबको एक एक कंप्रीहेंशन दे दूंगा, कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, मैम की क्लास होने के बाद एक कंप्रीहेंशन दे दूंगा उसको। एड देखो बेटा, भले ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को नहीं दिख रहे हैं, प्लीज चीटिंग मत करना, थोड़ा टाइम दो, उसको बनाने की कोशिश करो। क्यों नहीं बनेगा, हम इस बात का जवाब दे देंगे क्यों नहीं बनेगा। कंप्रीहेंशन एक आपका पढ़ने की स्किल काफी स्पीड होनी चाहिए, बट एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रीहेंशन बनाने के 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। तो मैं हमेशा बॉटम अप अप्रोच बनाता हूँ, जिसको एक को बोलते हैं जनरलाइजेशन, एक होता है स्पेशलाइजेशन। वो मैं आपको बताऊंगा, तो हमेशा स्पेशलाइजेशन का यूज करना इनके हिसाब से। ये क्लियर है सबको? मुझे हितेश हितेश क्लियर है? सानिया चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से दो, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप लोगों को पता है पैरेललोग्राम क्या होता है? ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है आपके कॉम्बिनेशन के सेट्स में। आप अच्छा एक बात तो सही से बताओ, इस असाइनमेंट को किसी ने बनाया है इधर? सानिया, पलक, अमन? हाँ कुछ भी होता है तो मुझे थोड़ा भी बना के भेज दोगे बेटा, मैं रिप्लाई करता हूँ सबको, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका फिजिक्स वाले सर है, उनसे भी क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? अभी आप लोग जितने भी, मैं जितना पढ़ाता हूँ, जितना बच्चे को मैं जान रहा हूँ आज के डेट में आईमेट में, मेरे पास मैंने कहा 100+ की पूरी इंक्वायरी है सबकी। आप लोगों का पोजीशन बहुत बेहतर है उन बच्चों को, नहीं तो 1-1 घंटे के क्लास लगाए जा रहे हैं। मेरे पास अभी दूसरी एक केरला की टीम आई हुई है, उनकी क्लास ही मुझे अलग लगवानी होती है। वो बच्चों को मैंने बोला हुआ है कि जहाँ एक पीछे का नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वो टाइम नहीं होगा। वो लोग एक इंस्टीट्यूट था, क्या नाम था उसका, ये ध्यान में नहीं आ रहा, टी से ऐसे कुछ था, हाँ टिटली ऐसा कुछ है, हाँ ऐसा कुछ है। 1 घंटे में, एक पूरे दिन में 1 घंटे की क्लास देता है, बता क्या होगा उसका? बेटा घर करने वाले बैठा है, ये सारी चीज हमारे पास नहीं है। आपको मैंने बोल रखा है पूरा सितंबर, लेकिन मान लो बेटा आप लोगों का कहते हैं ना सर बूम कर जाएगा कि भाई कितने प्रैक्टिस हो रहे हैं, तब उस दिन जैसे इस तरह का असाइनमेंट, तो ये असाइनमेंट वापस करेंगे हम, ऐसा नहीं कि रह गया, ये असाइनमेंट वापस करेंगे। जब जिस दिन क्रैश कोर्स होगा तो आपको 2 दिन का गैप दूंगा, जैसे आज मैंने मैथ लिया है तो 2 दिन गैप दूंगा, और उस दिन बोल दूंगा मुझे इस टॉपिक का ये असाइनमेंट एक एक का वापिस मुझे भेजना पड़ेगा आपको, जो आपने भेजा वो। और उस समय कोई रैंडम नहीं, एक पर्टिकुलर आप नोटबुक बनाएंगे, उसमें बना के मुझे को भेजेंगे। या तो मेरे से पढ़ लेना, या तो मैं ग्रुप से एग्जिट कर दूंगा, एक के बाद एक बार मैं आपको मैनेज कर दूंगा, 2 बार मैनेज कर दूंगा, लेकिन दूसरे बात और मैनेज उसी वे करूंगा कि आपकी क्या पर्टिकुलर मेरे को ऐसा रीजन बताएंगे कि मुझे लगे कि हाँ बच्चा आपको छोड़ना चाहिए। अगर नहीं तो ग्रुप से एग्जिट करवा दूंगा, फिर करता रहना आप लोग, नहीं तो रिस्ट्रिक्शन के बगैर आप तो सीखोगे नहीं, खास कर आप लोग, समझ में आया? ठीक है, तो वो पूरी कहानी मैं हर एक साल करता हूँ, आपके लिए कोई नया नहीं है, लेकिन पहले 20 से 30 अगस्त तक पूरा डिटेल हो जाने दो, उसके बाद मैम भी होगा तो घर बैठ के भी आपको टेस्ट वगैरह देना चालू कर दें। ठीक है, फिर आप लोगों की इसके अलावा कि अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मुझे कुछ नया करना है, नया चीज पूछना है, बेटा सब कुछ छूट है, आपका 11 से लेकर 25 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, वो मेरा काम है कि कैसे करना है। देखो बेटा बोला गया है इस तरह के टोटल्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ले लो बेटा, यहाँ तक टोटल m लाइन्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इस तरह के अगर मैं बात कर लूं तो देखो ये लो, इस तरह से टोटल यहाँ पर n लाइन्स है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर्स ऑफ पैरेललोग्राम्स।
आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये लो कि मेरे को एम लाइन्स और लाइन में से टोटल पैरेललोग्राम्स कितने हैं बन सकते हैं मुझे बताइए। यहाँ पे पैरेललोग्राम्स का बनाना है, यानी कि मेरे को लाइन सिलेक्ट करनी है। ये कुछ होगा, बना के दिखाना जरा इसे। और कोई? अच्छा हटा दे बेटा, पैरेललोग्राम की जगह मैं अगर रेक्टेंगल लिख दूं तो क्या होगा? रेक्टेंगल बना सकते हैं इसमें, यह कुछ है। देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर लिख दूं, आंसर क्या होगा? तानिया अब आंसर क्या होगा बेटा? पलक, हितेश, क्या चाहिए? तो आंसर सेम रहेगा ना। इधर हितेश, अमन, ज्वारिया, उजैर, बोल बेटा। अरे ये क्वेश्चन कैसे बना पता चला? देखो बेटा, मेरे को पैरेललोग्राम बनानी है तो पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ होता है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे एम लाइंस में से 2 लाइन चाहिए होगा। 2 लाइन सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है? MC2। लेकिन इससे बाद में मान लो कि ये 2 लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे को पैरेललोग्राम करने के लिए 2 लाइन नीचे भी तो चाहिए। तो नीचे लाइन की टोटल संख्या है कितनी? n। तो n लाने का तरीका कितना है? NC2। तो हमारा आंसर, तो मुझे कोई बताएगा कि मैं इसी क्वेश्चन में स्क्वायर और रेक्टेंगल पूछ दूं तो आंसर सेम रहेगा या कुछ और आएगा? उजेर, हितेश, सेम होगा। हितेश, अच्छा। अंकिता, अंकिता, ये भी छोड़ दे। इधर पलक, तानिया, पलक आप बता बेटा। अंकिता आप कहीं गायब थे क्या? मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बता। बेटा इसी बात का तो मैं जवाब ढूंढ रहा था तब से। बेटा इन दोनों का आंसर पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा। क्योंकि इस केस में पैरेलल लाइन से आपको पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए लाइंस, तो ही आंसर बनता। इस केस में क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है तो आंसर सही है। पैरेललोग्राम में ये कंपलसरी नहीं है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अगर लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता तब आंसर इसका और इसका सही होता। लेकिन इस केस में पैरेलल लाइन के केस में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर और रेक्टेंगल बनने के लिए आपको एंगल 90 डिग्री चाहिए थी। फिर भी सबने एक ही आंसर लगा दिया कि MC2 NC2। अरे बेटा ये गलत है, बात समझे? तो ये बनेगा ही नहीं। तो ये रूल कहता है कि यहाँ पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एंगल डजंट मैटर क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में ये बातें कंपलसरी है कि लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? तो कुछ सोच समझ के बोलना था। सानिया समझ में आया? क्या करें अंकिता? नहीं समझ में आया? अच्छा 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 अच्छा, चलो आज मैं यहीं तक रखूंगा सबको। आपको क्लियर हुआ? आप इसके अंदर देख लो, सबको बोल रहा हूं मैं, इस बुक के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे चीज डले हैं, प्लीज इसे बना लेना। उसके बाद मैं आपको ये पूरा करने के बाद जब कोर्स खत्म होगा एक सीट और भेजूंगा, उसको भी करवा दूंगा। सब अपना अपना बना के मुझे टेक्स्ट करेंगे। कल परसों 2 दिन का समय है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। आपको मिला नहीं अब तक? चल वापस दे दूंगा। ज्वारिया आप आके ले लेना बेटा यहाँ पर। क्या बेटा? लो बायो वाले मैम का तो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, मेरा नंबर तो ये ले लो, ये मेरे नंबर में तो नदिया बहती है। चले अपना नाम लिख के भेजेंगे, सिर्फ नंबर से नहीं पता चलता है कि किसने भेजा है। नाम लिख देना, तब इसकी चीजें ऐसे आंसर बनेगी। ठीक है बेटा? चलो।